हेलो एवरीवन, होम साइंस लेट्स क्रैक इट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 101 क्वेश्चन। 100 तक हम क्वेश्चन सारे सॉल्व कर चुके हैं पार्ट 1, 2 एंड 3 में। अब लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर 88 नंबर डिस्कस करेंगे, क्योंकि कमेंट आया था, किसी बच्चे ने किया था, स्टूडेंट ने, कि जो 88 नंबर क्वेश्चन है उसमें शिक्षा नहीं बल्कि प्रसार शिक्षा होनी चाहिए, मींस एक्सटेंशन एजुकेशन होनी चाहिए। तो इसमें इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। देखिए यहाँ पर जो पूछा गया है, शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना किसका आधारभूत दर्शन शास्त्र है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर हमने जो आंसर दिया था यहाँ पर वो था शिक्षा, या मीन्स एजुकेशन। लेकिन जैसा कि जो कमेंट के अकॉर्डिंग टू दैट स्टूडेंट कि ये प्रसार शिक्षा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए, इसको मैं पीजीटी का जब मैं पेपर सॉल्व करवा रही थी तो उस टाइम पर हमने इसको डिस्कस किया होता डिटेल में। तो यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं हम, बस आप यहाँ पर हम क्लियर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर शिक्षा लिखा हुआ है कि शिक्षा मनुष्य के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। इसे निर्देश या अध्ययन के माध्यम से ज्ञान और आदतों को प्रदान करने या प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मनुष्य के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। ठीक है, अब इसे ज्ञान और आदतों को प्रदान करने के लिए भी हम यूज करते हैं और प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में भी। ओके, अब यहाँ पर जो प्रसार शिक्षा है, तो यहाँ पर ये इसके अंतर्गत आएगा कि शिक्षा के प्रकार। ठीक है, अब प्रकार में आप देख सकते हो कि इसको 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक। औपचारिक को फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, और जो अनौपचारिक शिक्षा है उसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीजीटी के पेपर में। फिर है तीसरा गैर औपचारिक शिक्षा, जिसे कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो प्रसार शिक्षा की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर आप देखिएगा लास्ट में प्रसार शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा मीन्स एडल्ट एजुकेशन और सतत शिक्षा यानी कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ये तीनों ही गैर औपचारिक शिक्षा के अलग अलग रूप हैं। इसका मतलब है कि जो गैर औपचारिक शिक्षा है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, ये क्या है, ये एक तरीके से प्रसार शिक्षा है, यानी कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और गैर औपचारिक शिक्षा किसके अंतर्गत आ रही है, शिक्षा के अंतर्गत। यानी कि जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वो शिक्षा, उसका आंसर होगा। जो प्रसार शिक्षा है वो शिक्षा का एक प्रकार है। ठीक है, तो और गैर औपचारिक शिक्षा क्या होती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें भी आप देख सकते हो। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो राइट आंसर है वो एजुकेशन होगा, यानी कि शिक्षा होगी, ना कि प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा इसके अंतर्गत आता है, शिक्षा का एक प्रकार है, गैर औपचारिक शिक्षा का प्रकार है, सॉरी एग्जाम्पल है। ओके, चलिए अब हम आते हैं 100 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। हम डिस्कस करेंगे 101 क्वेश्चन। ओके, तो यहां पर है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की धुरी किसे कहा जाता है, प्रसार प्रबंधन को, प्रसार कार्यकर्ता को, ग्रामीण नेता को, या फिर प्रसार विशेषज्ञ को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रसार कार्यकर्ता, मीन्स एक्सटेंशन वर्कर जो होता है वो प्रसार कार्यकर्ता उसको बोलते हैं हिंदी में, वही जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की धुरी होता है। ठीक है, क्योंकि वही जो है गांव-गांव तक जो है ज्ञान को और जो प्रसार शिक्षा है उसको फैलाता है, यानी कि शिक्षा का प्रसार करता है। फिर है विरासत में मिली हुई आय है। विरासत का मतलब है इनहेरिटेड इनकम, इनहेरिटेड इनकम। ठीक है, तो ये किस प्रकार की आय है, नियमित है, अनियमित है, प्रत्यक्ष है या फिर अप्रत्यक्ष है। तो ये प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट इनकम है, क्योंकि इनहेरिटेड क्या है, आपको अपने फादर से, यानी कि जो भी आपके जनरेशन टू जनरेशन चलती मतलब आती जा रही है, तो वो क्या है, वो डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष आपको मिल रही है, तो इसी वजह से ये डायरेक्ट इनकम में आएगा। फिर है
किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई क्या है? वस्त्र, रेशा, तंतु, अणु। तो यहाँ पर ध्यान दिए, वस्त्र का मतलब तो फैब्रिक हो गया। अब रेशा, द फाइबर मीन्स भी रेशा होता है, लेकिन यहाँ पर रेशा का मतलब है, इंग्लिश में आप देखोगे तो ये यान है, और तंतु का मतलब है फाइबर। ओके, तो किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई तो ऑब्वियसली तंतु होगा, मीन्स फाइबर, क्योंकि फाइबर से धागा बनता है और धागे से फैब्रिक बनता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को क्या कहते हैं? क्वाशरकर, रक्ताल्पता, मरास्मस या फिर उपर्युक्त सभी। रक्ताल्पता का मतलब हो गया अनीमिया। तो चम्मच की आकृति मतलब जिसमें, जिस बीमारी में जो नाखून की आकृति है वो चम्मच के समान हो जाती है, तो उसको कहते हैं अनीमिया में हो जाती है। तो इसका मैं पिक्चर भी दिखा देती हूं आपको। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो, ये आप देख लो, जैसे चम्मच होता है कि बीच में से गहरा होता है फिर उठा हुआ होता है, वैसे ही ये इस तरीके से नील्स हो जाते हैं। तो ये अनीमिया का एक लक्षण है। इसको बोलते हैं कॉलन, ठीक है, कॉलन चिया या फिर कॉलन किया, इसको बोलते हैं। जो ये नेल, स्पून शेप नेल्स हो जाते हैं, ये इसका नाम है। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हो किस तरीके से नेल्स हो जाता है। तो ये अनीमिया का एक लक्षण है, रक्ताल्पता का। क्वाशरकर और मैरस्मस की बात करें तो यहां पर आप पिक्चर देख सकते हो। सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूं। ये यहां पर है क्वाशरकर, ठीक है, और ये है मरस्मस। तो देखा आपने, जो क्वाशरकर है उसमें क्या था कि जो पेट है वो स्वेल कर गया है, यानी कि बच्चा मोटा दिखाई पड़ रहा है, जबकि वो मोटा नहीं है, वो अडिमा है। अडिमा में क्या होता है कि जो पेट है, हाथ है, पैर है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको ओडिमा बोलते हैं, जो कि क्वाशरकर का एक लक्षण है। मरस्मस में क्या होता है, इस तरीके का बच्चा हो जाता है, यानी कि जो हड्डियां हैं वो दिखाई पड़ने लगती हैं, मसल्स एकदम खत्म हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, जो मरस्मस होता है उसमें प्रोटीन और एनर्जी दोनों की ही कमी होती है, यानी कि कैलोरी, ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की कमी होती है। लेकिन जो क्वाशरकर है, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किसमें जो है सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है। तो जो क्वाशरकर है, ये क्वाशरकर का लक्षण है, देख रहे हो आप, पेट निकला हुआ है, बच्चा मतलब दिख रहा है। अगर पेट का ऐसे नॉर्मली आप देखोगे तो आप कहोगे कि ये हेल्दी बच्चा है, ठीक है, लेकिन जो ये पेट निकला हुआ है ये अडिमा है, ठीक है, जो कि क्वाशरकर में होता है। तो इसमें सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है, जबकि इसमें मारस्मस में एनर्जी और प्रोटीन दोनों की कमी होती है। तो ये दोनों ही जो क्वाशरकर और मारस्मस है, ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 105 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है, ये कथन किसका है? ए रेड्डी, बी रामाभाई, कृष्णाचारी या फिर हॉरन भाई का? तो ये बी रामाभाई का कथन है। फिर है नेक्स्ट, टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है? प्लेन, रिब, ट्विल या फिर बास्केट बुनाई? तो टेबल लिनन में बास्केट बुनाई होती है। ओके, प्लेन और ट्विल और रिब, इसके बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। फिर है कि 107 नंबर क्वेश्चन है, भोजन पकाने की खदकाना यानी कि सिमरिंग इंग्लिश में कहते हैं, विधि में तापमान कितना होता है? 82 से 99 डिग्री सेंटीग्रेड, 72 से 85, 65 से 75 या फिर 80 से 85 होता है। तो इसका राइट आंसर है 82 से 99 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि जो सिमरिंग होता है यानी कि खदकाना, ये क्या होता है, ये जस्ट नीचे होता है बॉइलिंग पॉइंट के। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, और उसके जस्ट नीचे मतलब 82 से लेकर के 99 तक का जो है वो सिमरिंग होता है। बॉइलिंग में क्या होता है, बड़े बड़े बुलबुले बनते हैं, टूटते हैं, और सिमरिंग में क्या होता है कि छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं सरफेस पर। फिर है अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 7 जून को, 5 जून को या फिर
9 दिसंबर को। तो जो अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल हेल्थ डे, ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, अब 7 जून की बात करें तो 7 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इसको आप नोट कर सकते हो, सेफ्टी डे। ठीक है, ये है 7 जून को। और 5 जून को आप सभी को पता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। ठीक है, और 9 दिसंबर को होता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। ओके, सारे डे हमने यहां पर देख लिए। फिर है 109 नंबर क्वेश्चन है कि पोषण मीन्स आहार विज्ञान के जनक कौन है? लवाइजर है, पेंटोकॉफर है, एटवाटर है या फिर वॉइट है? तो पोषण विज्ञान यानी कि न्यूट्रिशन साइंस के जनक कौन है? तो ये है लवाइजर। तो हम ये कह सकते हैं लवाइजर जो है ये इंटरनेशनल है। अगर आता है जिसे इंडिया में पूछा जाता है कि न्यूट्रिशन साइंस या फिर न्यूट्रिशन रिसर्च के जनक कौन है, तो वो है कोलथुर गोपालन जी। गोपालन जी जो है, सी गोपालन या फिर कोलथुर गोपालन इनका पूरा नाम है। तो सी गोपालन जी जो है ये न्यूट्रिशन रिसर्च, न्यूट्रिशन रिसर्च के फादर कहे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही न्यूट्रिशन पर रिसर्च स्टार्ट किया था। कहां पर? इंडिया में। ये ध्यान रखिएगा, इंडिया। लेकिन यहां पर ये लवाइजर होंगे। इंडिया की बात आती है तो गोपालन जी होंगे। फिर है, अच्छा यहां पर जो ये लवाइजर हैं, इन्हें केमिस्ट्री का भी जनक कहा जाता है। क्योंकि पहले क्या था, न्यूट्रिशन साइंस अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं था। ठीक है, तो पहले क्या था कि जो केमिस्ट्री मतलब पढ़ाते थे वही जो है उसी के अंतर्गत, केमिस्ट्री के अंतर्गत ही न्यूट्रिशन आता था। लेकिन बाद में न्यूट्रिशन साइंस को अलग कर दिया गया, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। फिर है 110 नंबर क्वेश्चन है, डैश विस्मृति की अचेतन प्रक्रिया है? प्रतिगमन, समाहीकरण, दमन या फिर मानसिक कल्पना? तो यहां पर मैं इसकी इंग्लिश लिख देती हूं जिससे कि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत ना हो। रिग्रेशन मीन्स प्रतिगमन, समाहीकरण है सबमिशन, और दमन है रिप्रेशन, रिप्रेशन, और मानसिक कल्पना है ये प्रोजेक्शन। ठीक है, अब ये जो रिग्रेशन, सबमिशन, रिप्रेशन है और प्रोजेक्शन है, ये सब जो है आपके, इसने पूछा है कि विस्मृति की अचेतन प्रक्रिया कौन है, यानी कि जिसे हम भूल जाते हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है विस्मृति की अचेतन प्रक्रिया, वो है प्रतिगमन यानी कि रिग्रेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैंडरिन एक प्रकार का क्या है? कॉलर है, कफ है, आस्तीन है या फिर योग है? तो मैंडरिन ये एक प्रकार का कॉलर है। तो यहां पर मैंडरिन, ये आप देख सकते हो, ये है मैंडरिन कॉलर। इस ऐसी होती है मैंडरिन कॉलर, ये आप देख सकते हो पिक्चर में, ये होती है मैंडरिन कॉलर। कुर्ते में भी होती है, लेडीज जो कुर्ते होते देख रहे हो आप, ये होती है मैंडरिन कॉलर। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। भ्रूण की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? कोरियन, नाभिरज्जु, गर्भनाल या फिर एमनियन? गर्भनाल ये प्लेसेंटा है। ठीक है, और नाभिरज्जु ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। ठीक है, कोरियन, एमनियन। तो भ्रूण की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एमनियन। और यहां पर मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हो। थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैटरनल ब्लड पूल है। ओके, और एमनियन कहाँ है, ये यहाँ पर है। ठीक है, ये है एमनियन। तो एमनियन आप देख रहे हो, ये जो लाइट ब्लू ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, ये एमनियन है। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या है, योक सैक है जो कि लाइंड विद एंडोडम, इसकी जो लाइनिंग है वो एंडोडम से मतलब बनी हुई है, कवर जो है एंडोडम है लेयर। और इसके अंदर जो एमनियन है, इसके अंदर में क्या है, ये है एमनियोटिक कैविटी, जिसके अंदर क्या है, कंटेनिंग एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि इसमें ये एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है। योक सैक का मतलब हो गया जो बेबी है, ठीक है, वो है जो कि कहां पर है, एमनियोटिक फ्लूइड में है बच्चा। और एमनियन जो है ये एक लेयर है उसके ऊपर, एमनियोटिक फ्लूइड जिसके अंदर भरा हुआ है, उसी के नाम पर ही है, एमनियोटिक फ्लूइड अंदर और एमनियन लेयर। और ये यहां पर आप देख सकते हो एलेंटोइस इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये और जो कोरियन दिया गया है, ये कोरियन जो लेयर है ये आप देख सकते हो ये है, यानी कि एमनियन जो है ये यहाँ बच्चे को एमनियोटिक फ्लूइड को कवर किए हुए है। उसके बाहर की जो परत है वो है कोरियन लेयर है। ठीक है, ये वाली परत, ये जो दिख रही है डार्क ऑरेंज है, उसके बीच में जो दिख रही है लाइट ऑरेंज, वो है कोरियन लेयर है। ठीक है, और ये जो उसके बाहर का जो है ये एंडोमेट्रियम है। ठीक, ओके। हाँ, यहां पर एक चीज मैं और दिखा दूं, ये तो पिक्चर की बात हो गई। अब यहां पर देखिए जो एंडोडर्म लेयर है, अच्छा एंडोडर्म लेयर कहां पर है, एंडोडर्म लेयर ये है। ठीक है, जो कि जो बेबी है उसके बाहर की जो लेयर है एंडोडर्म लेयर। तो एंडोडर्म लेयर से क्या क्या बनता है, बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, उससे लिवर बनता है, पैनक्रियाज बनता है और लंग्स बनते हैं। लंग्स की इनर लेयर बनती है। मेसोडर्म लेयर, ये जो डार्क ऑरेंज कलर दिख रहा है, ठीक है, वो है मेसोडर्म लेयर। ये इससे क्या पार्ट बनता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, लंग्स और स्केलेटल सिस्टम बनता है और मस्कुलर सिस्टम बनता है। फिर है एक्टोडर्म लेयर, एक्टोडर्म लेयर ये ब्लू वाली है। ओके, इससे हेयर है, नेल्स है, स्किन है और नर्वस सिस्टम बनते हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों लेयर है, मतलब जो भी कोई भी ह्यूमन बीइंग है या फिर कोई भी लिविंग एनिमल है, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर कोई एनिमल हो, तो उसमें क्या होता है, तीन लेयर्स होती हैं, एंडोडर्म होती है, मेसोडर्म होती है और एक्टोडर्म होती है। एक्टोडर्म, अब यहाँ पर एक्टोडर्म से जैसा हमने डिस्कस किया यहाँ पर कि ये पार्ट्स बनते हैं, मेसोडर्म से ये अंग बनते हैं और एंडोडर्म से ये अंग बनते हैं। तो तीनों ही पार्ट्स यहाँ पर, ये एंडोडर्म, मेसोडर्म और ये है एक्टोडर्म। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रसार कार्यकर्ता का कार्यक्षेत्र डैश होता है, असीमित, बहुआयामी, निर्धारित या फिर द्विआयामी। तो बहुआयामी के मल्टी डायमेंशनल होता है प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र। फिर है प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1873 में डैश में किया गया, कहां, किस विश्वविद्यालय में किया गया, हार्वर्ड, टेक्सास, कैम्ब्रिज या फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले डिटेल में कि प्रसार शब्द का कहाँ उपयोग किया गया, फिर प्रसार शिक्षा का कब उपयोग किया गया और कहां पर किया गया। तो इसका उपयोग किया गया कहां पर, सर्वप्रथम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। फिर है कैंपनर आहार का प्रयोग होता है अल्सर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप या फिर टाइफाइड में। तो उच्च रक्तचाप जिसे हम कह सकते हैं हाइपर टेंशन। ठीक है, तो कैंपनर डाइट जो होती है वो हाइपरटेंशन में दी जाती है, लेकिन ये जो डाइट है ये बहुत पहले दी जाती है, यानी कि सबसे पहले जो हाइपरटेंशन के लिए जो डाइट बनाई गई थी वो कैंपनर डाइट थी, जिसके अंदर क्या होता है, ये राइस फ्रूट डाइट होती है, राइस फ्रूट डाइट होती है। लेकिन ये बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड डाइट थी, रेस्ट्रिक्टेड, और इसमें जो है बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स थे वो डेफिशिएंट अमाउंट में थे, तो इस वजह से इसको जो है ये बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई। इसके बाद में जो नई डाइट हाइपरटेंशन के लिए जो है मॉडिफाई की गई और सजेस्ट की जाती है वो है डैश डाइट, जिसे कहते हैं डाइटरी अप्रोच टू stop hypertension।
इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, डैश डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसको डैश डाइट कहते हैं, जो कि स्पेशली हाइपरटेंशन में दी जाती है। और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें हाई अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, यानी कि फल और सब्जियां अधिक अमाउंट में होती हैं, और फिश भी इसमें इंक्लूड होता है, और लो फैट मिल्क इंक्लूड होता है, कम वसा वाला दूध इसमें इंक्लूड होता है, और कम से कम फैट इसमें इंक्लूड होता है, और सोडियम की कम से कम मात्रा इंक्लूड होती है। तो इतनी सारी चीजें जो है डैश डाइट में होती हैं, जो कि हाइपरटेंशन में दी जाती हैं। फिर है पास्चराइजेशन। पाश्चरीकरण किसके संरक्षण की विधि है, पनीर, पेय पदार्थ, सब्जी या फिर दूध। तो पास्चराइजेशन ये दूध को पास्चराइज किया जाता है। फिर है प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किस राज्य में हुई, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर चेन्नई में। तो प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय, इसकी स्थापना हुई है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज है, जहां से कि गृह विज्ञान की पढ़ाई स्टार्ट हुई थी। फिर है साधारणतया किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। हानिकारक कोलेस्ट्रॉल का मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वीएलडीएल, एसडीएल या फिर काइलोमाइक्रॉन को। तो जो एलडीएल है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एलडीएल का फुल फॉर्म है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है, एलडीएल का फुल फॉर्म है, तो इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। वीएलडीएल जो होता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और जो एसडीएल है वो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एचडीएल को। ओके, एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो हानिकारक होता है। एसडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो कि अच्छा होता है। और ये तो है काइलोमाइक्रॉन। ओके, अब ये जो एलडीएल, वीएलडीएल, एसडीएल और काइलोमाइक्रॉन है, ये चारों के चारों क्या है, एक लाइपोप्रोटीन है। क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक पैकेज के फॉर्म में रहता है। जैसे जो हम कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो फैट होता है मेनली दो फॉर्म में होता है, एक तो कोलेस्ट्रॉल और दूसरा होता है ट्राइग्लिसराइड। तो कुछ तो हमारे बॉडी में मतलब कोलेस्ट्रॉल जो है लिवर में बनता है, ओन प्रोड्यूस होता है, खुद ही अंदर हमारे शरीर के अंदर प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, और कुछ जो है हम फूड से लेते हैं। तो क्या होता है कि हमारे शरीर में जो अब चूंकि जो वसा होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, पानी में घुलनशील तो होता नहीं है, तो उसको हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लाइपोप्रोटीन की जरूरत पड़ती है। लाइपोप्रोटीन क्या होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन होता है। तो इसको पड़ती है मतलब जो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, उसको हमारे शरीर में ट्रेवल करने के लिए जरूरत पड़ती है लाइपोप्रोटीन की, तो उसकी मदद लेता है। तो लाइपोप्रोटीन की हेल्प के साथ साथ क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल है जो मतलब डाइजेस्टेड फैट है, जो कोलेस्ट्रॉल जो कि लिवर में जाता है फिर वहां पर डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, तो डाइजेस्टेड फैट के फॉर्म में हो जाता है। फिर वहां से क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर में जो हमारे रक्त कोशिकाएं हैं उनके माध्यम से वो हमारे हर जहां जहां इनकी जरूरत होती है उन अंगों में पहुंच जाता है लाइपोप्रोटीन की मदद के साथ में। फिर उसके बाद में जो फिर एक्स्ट्रा बचता है फिर वो वापस लिवर में लौट जाता है, और लिवर में फिर वहां पर कन्वर्जन होता है, एक्स्ट्रा निकल जाते हैं, और जो जरूरत के होते हैं वो हमारे शरीर के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। अब क्या होता है, जो लिवर है वो कोलेस्ट्रॉल को एक पैकेज के फॉर्म में रखता है जिसे कि लाइपोप्रोटीन कहते हैं। और लाइपोप्रोटीन के अंदर जो है ये लाइपोप्रोटीन के 4 प्रकार होते हैं। एक तो एलडीएल लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और काइलोमाइक्रॉन। तो ये चारों जो है लाइपोप्रोटीन के प्रकार हैं। ओके, जिसमें से हमने बता दिया कि इसको बैड कोलेस्ट्रॉल और इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और जो वीएलडीएल है ये जब एम्प्टी हो जाता है, जो एम्प्टी वीएलडीएल होता है ये बाद में बन जाता है एलडीएल में कन्वर्ट हो जाता है जब ये एम्प्टी हो जाता है। ओके, चलो बहुत ज्यादा हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
इसको अगर आप डिटेल में चाहते हो तो जब मैंने टीजीटी पीजीटी वाले प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहां पर जो मैंने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ाया हुआ है, ठीक है, वहां पर मैंने रोल ऑफ फैट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। वहां पर सबके बारे में हमने डिटेल में बताया हुआ है, तो वहां से आप वीडियो देख सकते हो। इसका लिंक में भी मैं इस वीडियो में शेयर कर दूंगी, तो वहां से आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। फिर 119 नंबर क्वेश्चन है कि जापानी पुष्प सज्जा में सो इंगित करता है, स्वर्ग, पृथ्वी, मनुष्य या फिर कोई नहीं। तो ये करता है पृथ्वी को। इसको भी मैं दिखा देती हूँ। सो ये है क्या, देखिए, छोटा करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये इकेबाना का जो है फ्लावर अरेंजमेंट है, जिसमें 3 चीजें होती हैं, सो, शिन और हाइकी, ठीक है। अब ये जो सो है ये अर्थ को शो करता है, पृथ्वी को, ठीक है। और जो ये शिन है ये करता है, यहां पर देखिए, ये है यहां पर हेवन को, स्वर्ग को। यहां पर आप देख सकते हो शिन, ये हेवन को शो करता है जो कि 10 डिग्री पर है। जो सो है ये अर्थ को, पृथ्वी को शो करता है जो कि 40 डिग्री पर होता है। और 3/4 शिन का 3/4 होता है। और ये ताई या फिर इसको हाइकी कहते हैं। तो हाइकी कह सकते हैं या फिर ताई कह सकते हैं। तो ये ह्यूमन को शो करता है, यानी कि मनुष्य को 70 डिग्री पर है। ये 3/4 जो होता है सो को होता है, यानी कि शिन का 3/4 सो होता है और सो का 3/4 जो है ये हाइकी होता है, ठीक है। तो ये जो है ये फ्लावर अरेंजमेंट है, मतलब इस तरीके से फ्लावर को अरेंज किया जाता है इकेबाना में, ठीक है। तो यहां पर पृथ्वी को हो गया, हेवन को क्या कर रहा था, शिन, SHIN, और मनुष्य को क्या शो कर रहा था, हाइकी, ठीक है। और ये सो ये है जापानी पुष्प सज्जा का है। फिर है परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया। परिवर्तन के वर्ग का मतलब है क्लासेस ऑफ चेंज। मुंडल, गिलबर्ट, मल्टीमैन या फिर निकिल एवं डॉर्सी के द्वारा दिया गया। तो जो परिवर्तन की क्लासेस ऑफ चेंज जो दिया गया ये मुंडल के द्वारा दिया गया, और ये इन्होंने 5 क्लासेस ऑफ चेंज दिए हैं, और ग्रॉस एंड क्रैंडल के द्वारा 3 क्लासेस ऑफ चेंज दिए गए। यानी कि मुंडल ने 5 जो है क्लासेस ऑफ चेंज दिए हैं, उसी को मर्ज करके ग्रॉस एवं क्रैंडल ने 3 दिया है। इसको भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। 121 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है, गुणात्मक, मात्रात्मक या फिर दोनों या फिर कोई नहीं। तो वृद्धि यानी कि ग्रोथ ये मात्रात्मक दर्शाती है। फिर है हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है ग्रीक देवी का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम। तो हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया जिसका अर्थ है ग्रीक देवी का नाम, यहां से लिया गया है। 123 नंबर क्वेश्चन है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, 1945, 46, 47 या फिर 48 में। तो यूनिसेफ की स्थापना हुई है 1946 में। फिर है 124 क्वेश्चन, लंबे रेशे को क्या कहा जाता है, स्टेपल, स्पनियान, फिलामेंट या फिर कोई नहीं। तो लंबे रेशे को फिलामेंट कहते हैं और छोटे रेशे को स्टेपल कहते हैं, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, शेयरिंग किस रेशे को प्राप्त करने में एक चरण है। तो शेयरिंग कपास, ऊन, जूट या फिर लिलन, ये है ऊन, ठीक है। शेयरिंग का मतलब होता है कटाई। तो पहले क्या होती है, जो कटाई होती है यानी कि जो भेड़ से जो ऊन उतारा जाता है उसको बोलते हैं शेयरिंग, ठीक है। तो ये होता है किसमें, ऊन में होता है। ओके, तो यहां पर हमारे 25 क्वेश्चन जो बचे हुए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया है। तो हमने पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया था, अब इसका भी पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगी, और जो हमारे पास नोट्स हैं वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शो कर दूंगी, शेयर कर दूंगी। वहां से आप उसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा पसंद आया हो तो। और जो भी अगर कुछ भी कंफ्यूजन है या फिर कुछ भी आपको गलत लगता है तो अच्छा लगा आप लोग कमेंट करते हो कि जिससे कि हम आपको, अगर बाई चांस हो सकता है कि हमने कुछ बताया हो वो गलत हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मतलब मैं 100% ही सही हूं। अदरवाइज फिलहाल ये जितने भी क्वेश्चन मैं बताती हूँ वो
ऑब्वियसली 99% तो सही होते हैं, लेकिन अगर किसी में आपको कंफ्यूजन है तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसको एक बार फिर से रीचेक कर लूंगी और फिर जो भी चीजें होंगी वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीके से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।